रियाज भाई ने मुझसे कहा, आप चलिए मेरे साथ, आज हम गधा लेकर ही वापस आएंगे। मेरे पास कोई चारा न था, मजबूरन रियाज भाई के साथ गधा लाने के लिए चल दिया। रियाज भाई आगे आगे और मैं पीछे पीछे। आज रियाज भाई की चाल में दम था, मानो गधा लाने नहीं बल्कि किसी जंग पर जा रहे हो, और आज वो उसे फतेह करके ही लौटेंगे। रियाज भाई एक एम्बेसडर कार में आगे की सीट पर बैठकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हैं। मैं पीछे की सीट पर बैठ गया। कार टेबल टॉप से उतरकर पंचगनी की पहाड़ियों से नीचे उतर रही थी। मैंने रियाज भाई से कहा, रियाज भाई अगर गधा मिल गया तो हम उसे कहाँ बिठाएंगे? रियाज भाई ने माथा पीटा, धत तेरे की, मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। चलिए अब जो होगा देखा जाएगा, उसे डिक्की में बंद करेंगे या जैसे भी होगा लेकर आएंगे। मैं रियाज भाई के टेंशन को समझ रहा था, इसलिए हर बात पर जी हाँ ही कर रहा था। रियाज भाई ने अपनी अक्लमंदी झाड़ते हुए कहा, हमें यहाँ किसी टूरिस्ट से नहीं, यहाँ के किसी लोकल से पूछना चाहिए कि गधा कहाँ मिलेगा। मैंने कहा, जी हाँ आप सही फरमा रहे हैं। रियाज भाई ने कहा, गधों की कमी कोई थोड़ी है, सैकड़ों मिलेंगे। हमारे प्रोडक्शन वाले तो खुद एक नंबर के गधे हैं। रियाज भाई ने कार में बैठे बैठे ही कई आते जाते लोगों से पूछा भी कि यहाँ गधा कहाँ मिलेगा। जो भी रियाज भाई की टूटी फूटी उर्दू हिंदी सुनता, थोड़ी देर तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो ठहरे ठेठ मराठी मानुस। फिर जब समझ में आता तो वो रियाज भाई की सूरत देखता रहता। रियाज भाई उसे समझाने की कोशिश में कहते, अरे वो गधा जो घोड़े के सा होता है, घास चरता है, धोबी के पास होता है, अरे वो पीछे से उचक्कर लात भी मारता है। रियाज भाई की बातें और एक्शन देखकर कुछ बच्चों की भीड़ सी लग जाती है। वो बच्चे रियाज भाई पर हंसते हैं। हम दोनों इसी मुश्किल में थे कि वहाँ से एक सज्जन का गुजर होता है। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती और भगवे रंग का गमछा कांधों पर डाले, माथे पर तिलक और मुंह में पान की गिलौरी। हम दोनों को दो एक मराठी लोगों और बच्चों से घिरा देखकर वो सज्जन वहाँ रुक जाते हैं, हमें नमस्कार करते हैं, फिर बड़े ही मीठे स्वर में हमसे कहते हैं, प्रियजन, आप लोग लगता है यहाँ नए आए हैं। कोई कष्ट हो तो कृपया हमें बताएं, शायद मैं उसका निवारण कर सकूं। रियाज भाई जो पूछताछ से थोड़ा थक चुके थे, झुंझला कर कहते हैं, भाई साहब हम यहाँ शूटिंग करने आए हुए हैं, हमें गधा चाहिए, आप पास होगा, आप दे सकते हैं? उन सज्जन ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, अवश्य महाशय, आइए, यहीं पास में ही मेरा घर है, वहाँ चलकर जलपान कीजिए, फिर मैं आपकी समस्या का निवारण करता हूँ। हम दोनों उस सज्जन के पीछे चल दिए। थोड़ी दूर पर उनका घर था। घर पहुंचकर उन्होंने घर के छोटे से वरांडे में पड़ी कुर्सियाँ उठाकर हम दोनों को बिठाया और घर के अंदर चले गए। रियाज भाई कुलबुला रहे थे कि गधा मिल जाए और वो वहाँ से निकलें। वो सज्जन घर से निकल कर आते हैं, हाथ में प्लेट जिसमें थोड़े फल रखे हुए हमारे सामने लाकर रख देते हैं। हमें जल्दी तो थी, पर उन सज्जन की मेहमान नवाजी देखकर रियाज भाई भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सिर्फ इतना ही कहा कि इस सब की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने हमसे पूछा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? रियाज भाई ने जल्दी से टालते हुए कहा, हम लोग बम्बई से आए हैं और थोड़ा जल्दी में हैं। तो सज्जन मुस्कुराए और कहा, आपकी भाषा में जो मिठास है उससे लगता तो नहीं कि आप लोग बम्बई के होंगे। मैंने कहा, रियाज भाई कलकत्ता और मैं लखनऊ का हूँ। ये सुनते उन महाशय की बातें और भी खिल गईं और कहा, वाह क्या कहना, कलकत्ते का रसगुल्ले की मिठास और लखनऊ की रेवड़ी गुलाब। श्रीमान, मैं भी लखनऊ का ही हूँ। 25-30 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ आए थे। ये जगह उन्हें इतनी सुंदर और शांत लगी कि वो यहीं बस गए। पास के मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस हनुमान मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। इसी में पूजा पाठ का कार्य करते थे और अब उनके स्वर्गवास के बाद ये कार्यभार मेरे कंधों पर है। रियाज भाई उन सज्जन पुरुष की बातों से पूरी तरह से पक चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से निकल भागे। तभी उनकी पत्नी घूंघट डाले हाथ में चाय की ट्रे लिए घर से निकल कर आती हैं और हमारे सामने चाय रख देती है। वो सज्जन
अपनी पत्नी से हम दोनों के बारे में मराठी में कहते हैं, जिसका मफहूम हमारी समझ में कुछ कुछ ये आता है कि ये दोनों हमारे शहर के रहने वाले हैं, हमारे मेहमान हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। उनकी पत्नी सर हिलाकर जवाब देती है और घर में चली जाती है। रियाज भाई के सब्र का प्याला छलक चुका था। उन्होंने जल्दी से गर्म चाय जैसे तैसे अपने हलक में उड़ेली और कुर्सी से खड़े हो गए और कहा, देखिए आप हमारी मजबूरी समझिए, हम लोग बहुत जल्दी में हैं। सूरज डूब गया तो हमारी शूटिंग नहीं हो सकेगी। उन सज्जन ने कहा, मैं समझ रहा हूँ, कृपया बैठिए, मैं अभी उपाय करता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये चाय ख़त्म कर लूँ। रियाज भाई बैठ जाते हैं। वो सज्जन 2-4 चुस्कियाँ चाय की लेकर चाय का कप ट्रे में रखकर जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल कर उस मंदिर की तरफ चल देते हैं जिसके चैनल में ताला लगा था। हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देखते हैं कि आखिर ये महाशय मंदिर में क्या लेने गए। अभी हम ये सोच ही रहे होते हैं कि वे महाशय हनुमान जी की गदा हाथों में लिए मंदिर से बाहर आते हैं और हमसे कहते हैं, ये लीजिए, शूटिंग हो जाने के पश्चात पहुंचा दीजिएगा। रियाज भाई तो बिना कुछ कहे वहाँ से चल देते हैं, पर मैं उनसे कहता हूँ, पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आदर सत्कार का भी धन्यवाद। शायद आपने ठीक से उस समय सुना नहीं होगा, हमें गदा नहीं गधा चाहिए। जनाब पूछताछ करते हैं, हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचते हैं जो कई गधों का मालिक था, लेकिन उसने शूटिंग के लिए गधा देने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि हम दोनों को जितनी मराठी आती थी, गधों के मालिक उस शख्स को हिंदी भी उतनी ही आती होगी। हम दोनों ने उसकी बहुत खुशामद की, हर कीमत देने को तैयार थे, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं था। किसी कीमत पर भी वो हमें अपना गधा शूटिंग के लिए देने को तैयार ही नहीं था। काफ़ी देर तक हम अपनी मजबूरी जाहिर करते रहे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। हमें उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। काश हमें मराठी आती होती तो कम से कम हम उसे इतना ज़रूर सुनाते कि तू अपने गधे को समझता क्या है। तुझे पता नहीं कैसे कैसे खूबसूरत, हसीन और जमील गधे, माफ़ी चाहूँगा, मेरा मतलब है कि आर्टिस्ट हमारे ऑफिस के चक्कर काटते रहते हैं फिल्म में एक छोटा सा रोल पाने के लिए, और तेरे दरवाजे पर हम तेरे गधे को रोल ऑफर करने खुद आए हैं, और तेरा दिमाग 7वें आसमान पर है। नखरा सुपर स्टारों वाला दिखा रहा है। जनाब हमारा गुस्सा तो अंदर ही अंदर रह गया, लेकिन वो गधे वाला ना जाने किसका गुस्सा था जो हम पर निकाल रहा था। जितनी मराठी हमारी समझ में आई, या ये कहूँ कि उसके हाव भाव से जो हमने समझा, तो उसकी बातों का तर्क या मफहूम कहूँ तो ये था कि गधे से जितना दिल चाहे बोझा उठवा लो, जो चाहे काम ले लो, लेकिन किसी गधे से फिल्म में काम करवाना उसके ऊपर सबसे बड़ा जुल्म है। एक बार उसका गधा एक फिल्म वाले ले गया था, बार बार कट 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 करके उसके गधे का दिमाग ख़राब कर दिया। गधे के लिए घास मांगी तो उसको चॉकलेट खिला रहे थे, बिस्किट खाने को दे रहे थे, पानी मांगा तो कोका कोला पिला रहे थे। उसने कहा वो किसी भी कीमत पर अपना गधा हमें नहीं देगा। आखिरकार हम वहाँ से नाउम्मीद होकर चल दिए। अल्लाह बड़ा कारसाज है, तू नहीं और सही और नहीं और सही। रियाज भाई ने कार में बैठे हुए गालिब को याद करते हुए कहा, लगता है गालिब ने गलत कहा है, गधों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। मैंने कहा रियाज भाई गधों नहीं है, वो बेवकूफ़ों की कमी नहीं गालिब है। रियाज भाई ने फरमाया एक ही बात है, वक्त पड़ जाए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कहावत सुनी तो थी, लेकिन आज हम पर गुजर रही थी। रियाज भाई का तो वो हाल था कि गधा मिल जाए तो बाप क्या उसे दादा तस्लीम कर ले। अचानक किस्मत की खुशनसीबी हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई। हमने देखा एक गधा पहाड़ी के ढलान पर घास चर रहा है। उसे देखते ही रियाज भाई ऐसे उछल पड़े जैसे किसी लड़की ने अपने सामने सुपरस्टार राजेश खन्ना को देख लिया हो। रियाज भाई ने फ़ौरन कार रुकवाई और दरवाज़ा खोल कर उतर पड़े और मुझसे कहा, आइए फ़ौरन आइए, इसे पकड़ कर ले चलते हैं। मैंने कहा रियाज भाई ये गधा जिसका है उससे इजाज़त तो ले लीजिए। रियाज भाई बोले इजाज़त की ऐसी की तैसी। वो भाग कर गए और गधे के कान पकड़ लिए और उसे खींचकर कार की तरफ लाना चाहते थे, लेकिन गधा भी रियाज भाई से कम ताकतवर नहीं था। उसने भी अपने जौहर दिखाए। रियाज भाई चिल्लाए,
अरे सलीम भाई इसके पैर पकड़िए पीछे से जाकर। पैर पकड़ने की कोशिश में मैंने जो गधे की लातें खाई हैं वो आज तक याद है जनाब। गधा किसी तरह से हम दोनों के काबू में नहीं आ रहा था। पास में ही एक टूरिस्ट स्पॉट था जिसके लिए एक बस आकर रुकी, जिसमें से बहुत से टूरिस्ट उतरे। वो सारे टूरिस्ट साइट सीइंग भूल कर हमें गधा पकड़ते देखकर खुश होने लगे। उनमें से कुछ तो हम पर क़हक़हा लगाकर हंस भी रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हम गधा अपनी फ़िल्म की शूटिंग के लिए पकड़कर ले जाना चाहते हैं तो उनमें से कुछ नौजवान हमारी मदद के लिए आ गए और गधा बेचारा मजबूर हो गया। गधा कार की डिक्की में तो आने से रहा। ये तो अच्छा था कि कार की छत पर कैरियर लगा था। किसी तरह हमने गधे को बांधा और कार के कैरियर पर लोगों की मदद से चढ़वाकर हिफाजत के साथ उसे सवार कर दिया। हम दोनों उन टूरिस्ट का शुक्रिया अदा करके चल दिए। हमारी कार जिधर से भी गुजर रही थी सब उसे हैरानी से देख रहे थे। अगर आज का स्मार्टफोन का ज़माना होता तो कोई ना कोई हमारी इस बेवकूफ़ी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ज़रूर उसे वायरल कर देता। खैर जनाब, जैसे तैसे कार की छत पर गधे को बांधे उसे संभालते लिए हम और रियाज भाई टेबल टॉप पहुँचते। सारा यूनिट हमें देखकर हैरान था और चुपके चुपके हंसकर मज़े भी ले रहा था। वैसे इस तरह की बेवकूफ़ियाँ शूटिंग पर आम बात होती हैं। रियाज भाई कार से बड़ी शान से उतरे और उन्होंने दिलशाद को एक तिरछी नज़र देखकर फौकियत जाहिर की। दिलशाद भी थोड़ा शर्मिंदा थे कि आज वो नाकाम रहे और रियाज भाई ने वो काम कर दिखाया जो इस फिल्म की मेकिंग की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। गधे को कार के कैरियर से बड़ी एहतियात और एहतराम के साथ उतारा गया। सारा काम छोड़कर सबसे पहले गधे के शॉट लेने की तैयारी शुरू कर दी गई। शॉट ये था कि चिंपू और रति अग्निहोत्री फोरग्राउंड में गाने के बोल पर डांस कर रहे हैं और बैकग्राउंड में गधा घास चर रहा है। तो जनाब, गधे को बैकग्राउंड में ज़बरदस्ती घास चरने के लिए खड़ा कर दिया गया। आर्टिस्ट गाने के बोल पर कितना सही कर रहे हैं, किस तरह के हाव भाव दे रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी जहां डायरेक्टर नासिर हुसैन साहब की थी, गधे की पोजीशनिंग की जिम्मेदारी आमिर खान को दे दी गई। आमिर खान जो आज के नहीं पैदाइशी परफेक्शनिस्ट हैं, बड़ी सिंसियरिटी के साथ गधे से एक्टिंग करवाने में जुट गए। जैसे ही स्पीकर पर गाना बजता गधा बेचारा घबरा कर इधर उधर भागता। आमिर खान उसे पकड़ने के लिए भागते, पकड़ कर लाते और उसे उसकी जगह पर घास चरने को कहते। यहाँ पर नाम के लिए भी घास नज़र नहीं आ रही थी। कई बार शॉट के रिटेक होने पर कैमरामैन के ध्यान दिलाने पर सबका ध्यान गया कि गधा घास क्या चरे, उस स्पॉट पर घास तो है ही नहीं। फिर जल्दी जल्दी दूसरी जगह से घास नोच कर मंगवाई गई और उस जगह पर आमिर खान ने अपने हाथों से घास इस तरह बिछाई कि ऐसा न लगे कि घास वहाँ पर लाकर डाली गई है, बल्कि ऐसा लगे कि घास वहीं उगी है। गधे की मेहमान नवाजी और खातिर तवाज़ो में आमिर खान दस्तरखान लगा रहे थे और सारा यूनिट मुस्कुरा मुस्कुरा कर मज़े ले रहा था। यहाँ तक कि खुद नासिर साहब भी हंस रहे थे। उन्होंने आमिर पर जुमला कसते हुए कहा, अरे हाँ भाई आमिर, आपका दस्तरखान लग गया हो तो अब हम शूटिंग कर लें। आमिर कहते हैं, जी चाचा जान, कैमरे में देखिए घास ठीक लग रही है। मुनीर खान कैमरे में देख के कहते हैं, वेल डन, बिल्कुल ठीक है, घास भी और गधा भी, आ जाओ वरना लाइट जा रही है। डांस मास्टर सुरेश ने जैसे ही स्टार्ट म्यूजिक बोला, स्पीकर पर जैसे ही गाना फुल वॉल्यूम में बजा, गधा फिर घबरा कर भागा। आमिर खान अपनी स्पॉट बॉय की टीम लेकर उसको घेर कर पकड़ने दौड़े। गधा पकड़ कर लाया गया, फिर वही सब कुछ किया गया और ये सिलसिला चलता रहा। गधा किसी भी कीमत पर शॉट देने को तैयार ही नहीं था। फिर किसी ने सजेशन दिया कि गाने का वॉल्यूम कम किया जाए। खैर साहब, गाने का वॉल्यूम कम किया गया। रिटेक पर रिटेक, रिटेक पर रिटेक इतने हुए कि रियाज भाई को कहना पड़ा, इस गधे ने तो इतना रॉ स्टॉक खा लिया है जितना कि फिल्म बैराग में दिलीप साहब भी किसी शॉट के लिए नहीं खाते थे। गाने का वॉल्यूम कम होते होते इतना कम हो गया था कि आर्टिस्ट को सुनाई तक नहीं दे रहा था और उन्हें मजबूरन ऐसे ही नाचना और लिप सिंक करना पड़ रहा था। आमिर खान अपनी टीम लिए इधर उधर से गधे को हाँकते हुए कोशिशें कर रहे थे कि गधा सही पोजीशन पर खड़ा रहकर घास चरता रहे, लेकिन कभी गधा
इधर उधर हो जाता तो कभी आमिर खान उसे हाँकते डायरेक्शन देते, खुद फ्रेम में आ जाते और शॉट रिटेक करना पड़ता। सारे यूनिट का फोकस गधे की तरफ शिफ्ट हो चुका था कि किसी तरह गधा सही शॉट देते। ये सब बर्दाश्त करते चिंपू को नाचते नाचते थक कर गुस्सा आ गया और झुंझला कर बोला, अरे यार कोई मेरा परफॉर्मेंस भी तो देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब गधे के ही पीछे लग गए। अरे उस गधे को क्या ऑस्कर अवार्ड दिलवाना है? खैर साहब, किसी एक शॉट को मजबूरन होके मान लिया गया। रियाज भाई ने आमिर का शुक्रिया अदा किया कि आज उसने बहुत मेहनत की। अगर आज वो इतनी मेहनत ना करता तो शायद ये शॉट मुमकिन ना होता। रियाज भाई का ये सब बोलना जायज़ भी था क्योंकि आमिर खान ठहरे नासिर साहब के भतीजे। मैं पास खड़ा था, सोचा रियाज भाई मेरा भी शुक्रिया अदा करेंगे कि अगर आज मैं उनके साथ ना होता तो शायद ये गधा दस्तयाब ना होता, कौन पकड़ कर इसे यहाँ लाता। लेकिन रियाज भाई ने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। मैंने आमिर खान पर तंज़िया जुमला कसा, लेकिन रियाज भाई आपको आमिर की एक बात की और तारीफ़ करना चाहिए। आमिर को गधों से काम लेना भी बड़ी अच्छी तरह आता है। खैर जुमला मजाक का था, उस वक्त मजाक में चल लग गया। आज जब सोचता हूँ तो वो मजाक का जुमला सच नज़र आता है। आमिर ने बहुत सी ऐसी सुपरहिट फिल्में की हैं जिनके डायरेक्टर आमिर के बिना किसी दूसरे आर्टिस्ट के साथ दोबारा कोई सुपरहिट तो क्या मामूली हिट भी फिल्म नहीं बना सके, बल्कि बड़ी बड़ी फ्लॉप फिल्में बनाई हैं। अब इसको क्या कहा जाए, ये सारा चमत्कार आमिर खान का होता है या एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जनाब, फिल्में घोड़ों से चलती हैं ना गधों से। फिल्म ज़बरदस्त का भी वही हुआ जो मंजिल का हुआ था। फिल्म ज़बरदस्त रिलीज़ हुई और ज़बरदस्त तरह से फ्लॉप हुई। कुछ गधे सिर्फ गधे दिखाई देते हैं और कुछ हकीकत में गधे होते हैं। अब इस कहानी में लकी गधा कौन है, ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों मिलने जुलने वालों को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर लिखें। आप हमारे ब्लॉग salimwrites.com पर विज़िट करके हमारी दूसरी कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।